बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मदऊ किया इस सेमिनार के लिए। तो जो आपने सवाल पूछा उस हवाले से हम जब लिसानियात की तारीफ़ों में देखते हैं कि ज़बान बनती कैसे है, तो हम ये देखते हैं कि जब किसी कम्युनिटी के लोग किसी चीज़ के लिए किसी आवाज़ पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं और उसको किसी एक आवाज़ से पुकारना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर पूरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे अल्फाज या ऐसे चीज़ें जिनके लिए हमने अल्फाज रखे हुए हैं और हम वो अल्फाज उसी तरह से अदायगी करते हैं और सुनने वाले उसी तरह से वही मफ़हूम ले लेते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस आती हैं जिन्हें हम ख़ास तौर पर जोग्राफियाई का नाम देते हैं कि हर जोग्राफी लिहाज से मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, या एक ही ज़बान बोलने वाले अपने किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास लफ्ज़ को और तरह से अदायगी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं पंजाबी के हवाले से मिसाल दूं, तो अगर बेर का लफ्ज़ है, जो एक फल है बेर, उसका तलफ़ुज़ आप कहेंगे कि जो बेर है ये तो एक बड़े इलाके में बोला जाता है, और ख़ास तौर पे अगर हम हिंद आरियाई ज़बानों की बात करें तो करोड़ों की आबादियाँ इस फल को बेर के नाम से पुकारती हैं। इसमें आप पंजाब के बाहर चले जाएं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान और इस तरह से बहुत सारे इलाके। लेकिन हम देखते हैं कि इसी फल का जो तलफ़ुज़ है वो हम पोठोहार में, गुजर खान में या चकवाल धन्नी में हम बैर करके उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरह कुछ जोग्राफियाई खसूसियात होती हैं जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ होती हैं। इसी तरह एक पंजाबी के जो इलाकों में बोलने वाला लफ्ज़ है हुण, यानी अब, उसका तलफ़ुज़ आप देखते हैं कि सभी लहजों में, जिसमें हम जनूबी पंजाब को शामिल करें और उसके अलावा हिंद को, पहाड़ी, ये सारे, इन सब में इसका तलफ़ुज़ यही है हुण। लेकिन हम एक इलाका ऐसा देखते हैं तलागंग का कि उसमें इसका तलफ़ुज़ हुण की बजाय हण हो जाता है, वहाँ हुण को हण प्रोनाउंस करते हैं। तो कुछ खुसूसियात का ताल्लुक़ है किसी ख़ास इलाके के साथ, एक ख़ास महदूद इलाके में उसी लफ्ज़ को किसी और तरह से अदा किया जाता है। तो एक तरफ है मेयारात कि ज़बान को मेयारी तौर पर कैसे बोला जाए, उसके अपने उसूल हैं, और बड़ी ज़बानों में तो हमने ये देखा कि उन्होंने, चूँकि वो तहकीक एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ज़बान में पाई जाने वाली आवाज़ों की तादाद मुतय्यन कर दी। अगर मैं फ़्रांसीसी की मिसाल दूं तो उसमें हम देखते हैं कि फ़्रांसीसी बोलने वाले सभी लोगों को पता है कि फ़्रांसीसी ज़बान में 17 वॉवल होते हैं, 17, और वो उंगलियों पे गिनवा सकते हैं कि फ़्रांसीसी में इतने वॉवल हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो सब जानते हैं कि जी 16 कॉन्सोनेंट होते हैं, और वो गिनवा सकते हैं कि 16 कॉन्सोनेंट ये होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो माहिरीन ये भी बता सकते हैं कि वेरिएशन कहाँ कहाँ आती है, किस किस इलाके में आती है। तो एक तरफ जो तलफ़ुज़ का ताल्लुक़ है या दुरुस्त अदायगी का ताल्लुक़, वो चंद लोगों तक महदूद है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जो मज़हबी तबके होते हैं उनमें जब मुक़द्दस किताबें पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है, जो रिटन टेक्स्ट है, तो उसके लिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि तलफ़ुज़ या अदायगी दुरुस्त हो। उसमें हम देखते हैं कि अरबी में कुरान शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो उसकी दुरुस्त अदायगी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब इब्रानी में तौरात को पढ़ा जाता है तो उसकी भी अदायगी पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है। इसी तरह संस्कृत में जो वेद हैं उनमें, और फिर गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते वक्त पंजाबी में, उसमें भी तलफ़ुज़ या अदायगी की यानी दुरुस्तगी, और उसको कहते हैं शुद्ध उच्चारण, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उसमें तो बड़ा फोकस है। अच्छा, उसके अलावा हम देखते हैं कि जो लोग इबलाग करते हैं बड़े पैमाने पर आवाम के साथ, लोगों के साथ, जैसा कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, या गीत हो गए, उनमें ज़बान का जो दुरुस्त या मेयारी जो तलफ़ुज़ है उसका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा जो आवाम हैं वो अपने तौर पे जो सीखते हैं वो उसी तरह से बोलना शुरू कर देते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें बड़ी ही वैरायटी या वेरिएशन पाई जाती है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि जैसे मुबारक लफ्ज़ है, अगर अरबी से आया है
تو بہت سارے خطوں میں پاکستان کے اندر ہی، پنجاب کے اندر ہی آپ کو لوگ ملیں گے جو اس کو مبارک بھی بول رہے ہوتے ہیں اور ممارک بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ویرائٹی وہ انہوں نے جو بچپن میں سیکھی اسی طرح سے بولتے چلے آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کروڑوں کی آبادیاں ان پڑھ ہیں. انہوں نے جو زبان سیکھی وہ زبانی طور پر یعنی اورل فارم میں سیکھی ہے، پڑھ لکھ کے نہیں سیکھی. تو اس طرح جو انہوں نے بچپن میں الفاظ کا جو تلفظ سیکھا وہ ان کے لیے وہی درست ہے اور وہی بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو غیر ملکی زبانیں سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ درست بول سکیں. اور درست بولنے میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والا جو کہنا چاہتا ہے سننے والا بھی وہی مطلب لے. ایسا نہ ہو کہ سننے والا کوئی اور مطلب لے لے. مثال کے طور پہ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو دیکھا جن کی مادری زبان پشتو ہے. چونکہ پشتو میں زیادہ تر لہجوں میں اے کی آواز نہیں ہے تو وہ اس کو کسی اور آواز سے ریپلیس کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جب وہ پین مانگنا ہو تو وہ کہتے ہیں مجھے پن چاہیے. اب پن کا ہمارے ذہن میں ایک اور مطلب بھی ہے، تو ہمارے ذہن میں جو دوسرا مطلب ہے وہ آتا ہے. کیونکہ ادائیگی اس کے قریب تھی کہ پن چاہیے مجھے. تو اس لیے خاص طور پر جو اپنی زبان سے ہٹ کے کوئی بھی دوسری زبان ہوتی ہے اس میں تلفظ کا درست ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں سننے والا بھی وہی مطلب لے، کیونکہ سننے والا تو وہی مطلب لے گا جو آپ نے بولا. تو میرے نزدیک ان تمام جو یہ کیٹیگریز ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ درست تلفظ ادا کریں.